2026 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत के पास है, जिसके इंपॉर्टेंट और पावरफुल मेंबर चाइना और रशिया भी हैं। और चाइना और रशिया वेनेजुएला के अलाय भी हैं, यानी कि बेहतर दोस्त भी हैं। और ऐसे में वेनेजुएला क्राइसिस की प्रॉब्लम ब्रिक्स की टेबल पर आती है तो इंडिया के ऊपर अपने आप प्रेशर बन जाता है वेनेजुएला के साथ खड़े होने का। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी है और नो डाउट भारत वेनेजुएला का साथ देना भी चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा भारत को। लेकिन यहां ब्रिक्स के मेंबर्स हो सकता है कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करें, खासकर रशिया और चाइना। तो क्या करेगा भारत? आज का लेक्चर इसी पॉइंट पे डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों न्यूज में फिलहाल क्या चल रहा है। एक तो ये कि इंडिया जो है चेयरमैनशिप ले चुका है ब्रिक्स की 2026 के लिए, और ये पता नहीं था भारत को कि जैसे ही भारत चेयरमैनशिप लेगा वैसे ही यूएसए अटैक कर देगा वेनेजुएला पे और उसके सारे सारे ऑयल रिजर्व्स के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर लेगा। ये नहीं पता था, तो ये मुद्दा अभी तक नहीं आया था। लेकिन हाँ, चेयरमैनशिप का तो पहले से ही पता था, तो पहले यही देख लेते हैं हम लोग कि इंडिया जो है ब्रिक्स की चेयरमैनशिप संभाल रहा है और 2026 के लिए संभाल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिक्स का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता, जो भी कंट्री इसकी अध्यक्षता करती है तो उसी देश में इसका हेडक्वार्टर हम लोग मान लेते हैं। तो फिलहाल के लिए भारत में ही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा और 31 दिसंबर तक ये अभी संभालेगा अध्यक्षता, और इसके पहले ब्राजील की अध्यक्षता थी। ब्राजील ने चेयरमैनशिप अभी भारत को दे दिया है और कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं होता, कोई भी ऐसा कोई पावर ऐसे ट्रांसफर नहीं की जाती। ये प्रॉपर एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है जिसमें हर एक देश को बारी बारी चेयरमैनशिप का मौका दिया जाता है। रोटेशनल चेयरमैनशिप होती है एक तरीके से आप कह सकते हो। अब ब्रिक्स होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ब्रिक्स देखिए एक मेजर बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसमें आप 5 देशों को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा ये 5 देश जो हैं यही शुरुआत में मेंबर थे ब्रिक्स के, जिसमें आप लोग देखना ब्रिक्स का मतलब बी से ब्राजील आप देखोगे, ठीक है, आर से आप रशिया देखोगे, क्लियर पॉइंट बच्चों, आई से आप इंडिया देखोगे, उसके बाद आप देखोगे सी से चाइना देखोगे, और साउथ अफ्रीका भी बाद में ही आया था। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, ये 2009 में ऑपरेशन में आई थी ये पूरी की पूरी टीम। और यानी कि कॉन्सेप्ट तो 2006 से ही चल रहा था, 2009 में ब्रिक बना और एस यानी कि साउथ अफ्रीका, एस यानी कि साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा तो ये क्या बन गया आपका ब्रिक्स बन गया, एस जुड़ गया था इसमें तब। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो देखो कितनी पावरफुल यहाँ पे नेशंस हैं, कितने पावरफुल देश हैं, और अभी इसके मेंबर बढ़ के 10 हो चुके हैं। और ये सारे मेंबर्स को अगर मिला दिया जाए बच्चों तो 42% की पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 42% की पॉपुलेशन इनके पास है, और 23% की इनके पास आप जीडीपी भी देख लोगे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रिक्स कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा पावरफुल ग्रुप है। तो दोस्तों ये एक मेजर इकोनॉमिक्स का ग्रुप है जो कि इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि इनफॉर्मली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट यानी कि हेडक्वार्टर यहां पे नहीं मिलेगा। एनुअल समिट्स होते रहते हैं, मिनिस्ट्रीज आती हैं, ऑफिसर्स आते हैं अलग अलग देश के, और प्रेसिडेंसी इसकी रोटेट होती रहती है जैसा कि अभी भारत के पास है। अभी हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिन ब्रिक के रूप में हुआ था और ब्रिक्स आगे चल के बना। क्लियर पॉइंट। जो ये ब्रिक वाला जो है 2001 में सोच विचार किया गया कि ऐसा कुछ होना तो चाहिए, तो 2001 में ब्रिक टर्म दिया गया और ये जिम ओ नील ने इसका ये टर्म दिया था। जिम ओ नील ने पहली बार BRIC कॉन्सेप्ट दिया था। फिर आगे चल के 2006 में पहला ब्रिक फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग हुई थी। मैंने आपको बताया ना कि 2006 में ये कॉन्सेप्ट लागू किया गया था और 2006 से शुरुआत हो चुकी है मीटिंग करने की। लेकिन 2009 में फर्स्ट ब्रिक लीडर्स का समिट हुआ, पहला ब्रिक लीडर्स का समिट 2009 में किया गया और रशिया में किया गया था। और याद रखिएगा ब्रिक हुआ करता था, ब्रिक इसलिए मैंने ब्रिक लिखा है। साउथ अफ्रीका की एंट्री नहीं हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका क्या बोलता है, भैया मैं भी मेंबर बनूंगा, और 2011 में आकर के ऑफिशियल इसको ज्वाइन कर लेता है। तो कई जगह पे आपको 2010 मिलेगा, कई जगह पे आपको 2011 मिलेगा। तो सिग्नेचर वाला 2010 में मिलेगा, ज्वाइन करने वाला आपको 2011 में मिलेगा। इस हिसाब से ये साउथ अफ्रीका के जुड़ते ही ब्रिक्स बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। अब हम देखेंगे कि ये
किस तरीके से ये धीरे 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 करके प्रोसेस में आता है। देखिए आप देखना 2001 से लेकर के 6 के बीच में इसका कॉन्सेप्ट आया, एक में 2001 में ब्रिक बना, 2006 में पहली मीटिंग भी होगी और 2009 से प्रॉपर अपना काम करना चल चुका है। 9-10 में प्रॉपर तरीके से शुरुआत हुआ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी कि इसने इंस्टीट्यूशंस बनाए यानी कि अपने काम करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस इसने सबसे पहले बनाए। सबसे पहले आप लोग देखोगे कि यहां पे 2014 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। अभी देखिए वर्ल्ड बैंक पे किसका ज्यादातर अधिकार रहता है, तो वर्ल्ड बैंक पे आप देखोगे जैसे यूएसए हो गया या बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का वर्ल्ड बैंक पे अधिकार ज्यादा रहता है, यानी कि उनका कब्जा कह लो या फिर यूं कह लीजिए कि उन्हीं के इशारे पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चलती हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया हम खुद का बैंक बनाएंगे और 2014 में इन लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से एक बैंक बना दिया, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं कई बार, आप लोग देख सकते हो इस तरह। ठीक है, अभी देखते हैं इसका एक्सपेंशन फेज। ठीक है, अभी 2024 में ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये 5 देश इसके मेंबर बन चुके हैं। और अभी 2025 में इंडोनेशिया बिकम्स द फर्स्ट साउथ एशियन ब्रिक्स मेंबर। क्लियर है यहाँ पे? तो अभी साउथ अफ्रीका के बाद आप देखोगे ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया और उसके बाद इंडोनेशिया जो है ये भी इसका मेंबर बन चुका है। क्लियर बच्चों यहाँ पे? चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे आप देखोगे ब्रिक्स कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, 2025 तक कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और एक अभी आप इंडोनेशिया की जो मैं बात कर रहा था, वो इंडोनेशिया की जो बात कर रहा था, ये सारे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? अब ये सारे के सारे मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना ब्लैक 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 में आप देख सकते हो कि ये 2009 यानी जितना भी ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है सारे के सारे अभी ब्रिक्स के मेंबर्स है, सारे के सारे ब्रिक्स के अभी मेंबर्स आप देख सकते हो। क्लियर पॉइंट? और ये जो लाइट में दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रिक्स के पार्टनर्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रिक्स के पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स और मेंबर्स में फर्क होता है, ठीक है। मेंबर का मतलब होता है उस ग्रुप का मेंबर है और पार्टनर का मतलब होता है उस ग्रुप के साथ जो भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो उसके पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे देखो ब्रिक्स मैटर्स क्यों करता है, ब्रिक्स मैटर क्यों करता है? क्योंकि ब्रिक्स की जो पॉपुलेशन है ना, कितनी है? 42% ब्रिक्स की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। जब ये लास्ट ईयर तक 21% थी और अभी इसका 23% तक पूरा हो चुका है। जीडीपी आप इसका 23% तक देखोगे, यानी कि 21 ट्रिलियन के आसपास देखोगे। अगर हम टेरिटरी की बात कर लेते हैं तो 30%, पूरी दुनिया का 30% इन्हीं कंट्रीज के पास है, जमीन भूभाग की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आप यहां पे देखोगे कि ब्रिक्स का मेन कंसर्न क्या है, किस किस फील्ड में एक दूसरे का सपोर्ट करने की बात करते हैं ये लोग, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे पहले देखना आप लोग फाइनेंस में एक दूसरे के सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हेल्थ में एक दूसरे के सपोर्ट करने की बात करते हैं। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के सपोर्ट करने की बात करते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी में एक दूसरे की सपोर्ट करने की बात करते हैं। उसके बाद ये बिजनेस में एक दूसरे की सपोर्ट करने की बात करते हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स में एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करते हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। और साथ ही साथ में आप ये देखोगे यहाँ पे कि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन एक दूसरे में, जैसे किसी देश में बढ़िया डेमोक्रेसी चल रही है तो उसकी डेमोक्रेसी बढ़िया क्यों चल रही है, वो सारे के सारे मुद्दे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि अपने अपने डेमोक्रेसी को बहुत बेहतरीन बनाया जा सके। उसके बाद इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन करते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस करते हैं। उसके बाद पीपल टू पीपल कोऑपरेशन करते हैं और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, चूंकि ये एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप बन चुका है और डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, तो इसने बोला है, यहाँ पे वादा किया है कि भैया हम लोग ग्लोबल साउथ का आवाज बनेंगे। ग्लोबल साउथ वो गरीब और छोटी कंट्रीज हैं, कमजोर कंट्रीज हैं, जिनकी आवाज यूनाइटेड नेशन में कोई नहीं सुनता है। तब यहाँ पे क्या बोला है कि भैया हम लोग ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे। किसने बोला है यहाँ पे? तो ब्रिक्स ने बोला। और ब्रिक्स में भी किसने बोला है? इंडिया ने बोला। और इंडिया ही अध्यक्षता कर रहा है अभी। और ग्लोबल साउथ में कौन है? वेनेजुएला है भाई साहब, ठीक है। वेनेजुएला ग्लोबल साउथ में है, यही मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। वेनेजुएला ग्लोबल साउथ में, तो डेफिनेटली पूरे ब्रिक्स को अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। और खासकर इंडिया, जिसने G20 में जाके जब डंका पीटा था अपना, तो साफ सीना ठोक के, 56 इंच का सीना ठोक के क्या बोला था कि भाई साहब हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे। G20 में आप यही कह रहे हो, ब्रिक्स का पूरा मोटो भी यही है। और साथ में ब्रिक्स में जो दो बड़े बड़े जो लीडर देखो, दो बड़े बड़े देश देखो, रशिया और चाइना, दोनों ही वेनेजुएला के बेहतरीन यानी बेस्ट फ्रेंड का काम करते हैं। तो डेफिनेटली अभी तो देखिए मुद्दा बहुत थोड़ा गरम गरम चल रहा है। अभी तक ना रशिया उभर के सामने आया है वेनेजुएला के फेवर में, ना चाइना आया है और ना ही इंडिया आया है अभी तक, और ना ही इंडिया ने अपोज किया है ये यूएसए का। अभी देखिए इंडिया क्या करेगा ना, एक पर्सनल लेवल, देखो इंडिया के दो रोल है यहाँ पे, एक ब्रिक्स के चेयरमैनशिप के आधार पर है और एक इंडिया का इंडिविजुअल रोल है।
तो इंडिया ने अभी तक ब्रिक्स के चेयरमैनशिप होने के नाते कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि जब भी ब्रिक्स के चेयरमैनशिप के नाते बोलेगा तो सारे के सारे मेंबर से डिस्कशन, ये सलाह मशवरा करके मीटिंग बुलाई जाएगी, इमरजेंसी बातचीत की जाएगी, तब कहा जाएगा। अदरवाइज ब्रिक्स की तरफ से इंडिया कोई बयान अकेले तो दे नहीं सकता, लेकिन इंडिविजुअली भी इंडिया ने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। बस यही कहा है कि नहीं, डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। यानी कि ना ही ये यूएसए का विरोध कर रहा है और ना ही वेनेजुएला का साथ दे रहा है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश भारत कर रहा है। लेकिन यहां पे नो डाउट आज नहीं तो कल भारत के ऊपर प्रेशर जरूर आएगा वेनेजुएला का फेवर करने के लिए, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ही ब्रिक्स में शामिल है और दोनों का ही मेन एम रहेगा अभी वेनेजुएला। एंड इनफैक्ट चाइना इसलिए खासकर बच्चे, क्योंकि चाइना के पास जितना भी इंपोर्ट आता है ना, तकरीबन 60% के आसपास तो तेल आता है ना, वह वेनेजुएला से आता है। उसके बाद कोलंबिया से आता है, ये क्या जो आपका सिल्वर वगैरह कोलंबिया से आता है, कॉपर आता है, ठीक है, पेरू और चिली जैसे देशों से। और इन सभी पे नजर है यूएसए की, सभी पे नजर यूएसए की। आप देखना धीरे धीरे ये सारे के सारे देश एक ही लाइन में खड़े होकर के और यूएसए के कब्जे में आने वाले हैं, क्योंकि चाइना का ओवरऑल जो मटेरियल की बात करें, ओवरऑल एनर्जी की बात करें, ओवरऑल कच्चे तेल की बात करें तो 60 से 70% यही देश देते हैं। और अभी चाइना एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है और यही बात यूएसए को पच नहीं रही है। तभी तो वेनेजुएला पे अटैक करके पूरा ऑयल रिजर्व अपने हाथ में ले लिया है यूएसए ने, और अभी ऑयल सप्लाई काट दी जाएगी किसकी? चाइना की। तो यहां पे चाइना के पास ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो शुरू हो ही जाएंगी और यही यूएसए चाहता है कि चाइना कहीं ना कहीं से कमजोर हो जाए। और यही वजह है कि चाइना और रशिया दोनों मिलकर के भारत पे दबाव डालेंगे, क्योंकि अभी जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना उसमें फाइनल सिग्नेचर भारत का ही होगा ब्रिक्स की तरफ से, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे याद रखना। अभी सारे के सारे देशों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया, एक एग्रीमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआरए बोलते हैं, यानी कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट कि जितने भी हमारे मेंबर दोस्त हैं, जितने भी हमारे मेंबर साथी हैं, ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, ये इन सारे मेंबर्स को ना हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। इन सारे मेंबर्स को हम लोग क्या फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, और जिसके लिए कितना $100 बिलियन का एक अमाउंट भी इन लोगों ने रखा हुआ है। और ये एग्रीमेंट कहां पे साइन हुआ था? ये एग्रीमेंट साइन हुआ था फोर्टलेजा एग्रीमेंट, फोर्टलेजा में साइन हुआ था, इसलिए फोर्टलेजा एग्रीमेंट कहते हैं। 2014 का फोर्टलेजा एग्रीमेंट 2014 का कहलाता है। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। और ये एस्टैब्लिश कर दिया गया था 2015 में, डिसीजन किया गया था 2014 में, एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी 2015 में। और किसके एस्टैब्लिशमेंट? सीआरए की, यानी कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की। और इसके तहत $100 बिलियन का एक अमाउंट रखा गया ताकि सारे के सारे मेंबर देशों को सपोर्ट किया जा सके। अगर उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है तो, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनको घाटा होता है, तो यहां पे इस पैसे से उनका हेल्प किया जा सके। जैसे कि आप सब यहां देख सकते हो, ठीक है, ग्लोबल शेयर की बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए पॉपुलेशन में आपको बता ही चुका हूं, ये तो 2023 का डेटा है, 2022-23 का डेटा है पूरा। तो फिर भी आप यहां पे देख सकते हो 29%, ठीक है, सऊदी अरेबिया इज द ओनली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बीइंग एडेड टू द ब्रिक्स। यहां पे सिर्फ और सिर्फ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की इकलौती ऐसी कंट्री सऊदी अरेबिया जिसको ऐड किया गया है ब्रिक्स के नेशन में। 46% की बात देख लेते हो, ठीक है, एडिंग हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीज, ठीक है, यहां पे हाई पॉपुलेशन की ग्रोथ वाली कंट्री जो इथियोपिया है, उसको यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ अलग बात है और ज्यादा पॉपुलेशन का होना मतलब अलग बात है। पॉपुलेशन का ग्रोथ मतलब बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ के स्टेबल हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा है वो अलग बात है। जैसे कि इंडिया और चाइना और इथियोपिया अभी पॉपुलेशन के मामले में ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे आप सारी सारी चीजें देख सकते हो जो मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूं। ये वही चीजें हैं, तो टाइम टू टाइम बदलती रहेंगी, पॉपुलेशन का डेटा बदलता रहेगा। सिर्फ नहीं बदलेगा तो कुछ एरिया नहीं बदलेगा। एरिया तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि कोई नया मेंबर आ नहीं जाता और कोई मेंबर छोड़ के चला नहीं जाता। अगर कोई मेंबर आता है तो यहाँ पे ब्रिक्स का एरिया बढ़ जाएगा, और मेंबर छोड़ के जाता है तो ब्रिक्स का एरिया अपने आप ही कम हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो ये फंड का इस्तेमाल किया जाता है $100 बिलियन का। अभी देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट के बारे में। जैसे मैंने आप बता दें, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में ऑपरेशन में आया था, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए इसको लेकर के आया गया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए जरूरी नहीं है कि जो इसके मेंबर्स हैं वही इसके मेंबर्स रहेंगे। इसमें अब बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट यानी उरुग्वे, ये सारे के सारे लोग इस बैंक में, तो बैंक है ना यार, बैंक में पार्टनरशिप कर सकते हैं, बैंक में लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, अपना पैसा जमा करा सकते हैं। तो बैंक के तौर पे काम कर रहा है, तो बहुत सारे देश यहाँ पे बैंक के तौर पे काम करेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे याद रख लेना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्रिक्स को किस लिए बनाया गया है कि वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशन जो कुछ एक मतलब सिर्फ और सिर्फ यूएस वाली या वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करता है, वेस्टर्न कंट्रीज को प्रमोट करता है, तो उस तरीके के एक भेदभाव से निपटा जा सके, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक
को काउंटर करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया है। और ये वो जो वेनेजुएला और यूएस वाला मुद्दा है, साफ दिखाई दे रहा है कि वेनेजुएला के साथ शायद ब्रिक्स जाए, और अगर नहीं भी जाना चाहेगा तो डेफिनेटली रशिया और चाइना पूरी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे मेंबर्स को मिला करके कि भैया हमको वेनेजुएला के साथ खड़े होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंडिया यहां पे एक बैलेंस डिसीजन लेगा कि हमें यूएस को भी काउंटर करना है और वेनेजुएला का साथ भी देना है, लेकिन खुल के किसी के सामने इसलिए नहीं आना है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में समझदारी से काम लेना ही बेस्ट रास्ता होता है, बेहतर तरीका होता है। तो अभी आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि भारत के क्या क्या डिसीजंस हो रहे हैं, लेकिन हाँ, नो डाउट यहां पे प्रेशराइज तो भारत को अपने आप ही किया जा रहा है रशिया और चाइना के द्वारा। तो ये था कंप्लीट सेशन दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और कोर मॉडल को समझने की कोशिश की होगी। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। जय हिंद।